देश में वामपंथी उग्रवाद अब समाप्ति की ओर। एएनआई को दिए इंटरव्यू में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े सभी तरह के आंकड़े बेहतर स्थिति में। पूर्वोत्तर में भी हिंसा समाप्ति के बाद शांति की स्थापना। मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। अडानी से जुड़े मामले में भी बोले गृह मंत्री। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। बीजेपी के पास कुछ नहीं है छुपाने को और ना ही डरने की जरूरत। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। नागालैंड में आज बीजेपी और एनडीपीपी की संयुक्त बैठक। बीजेपी जारी करेगी पार्टी का घोषणा पत्र। मेघालय में भी चुनावी पारा चरम पर। वैश्विक मुद्दों से निपटने में भारत ने हमेशा नियमों पर आधारित आदेश और निष्पक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की साझा समृद्धि के लिए अधिक समन्वय की जरूरत पर भी दिया बल। लखनऊ में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। शेरपा अमिताभ कांत ने वैश्विक विकास को गति देने में बताई बैठक की अहम भूमिका। उधर इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि से जुड़े पहलुओं पर हो रही अहम चर्चा। पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी पर सीआरपीएफ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, ना भूले थे ना कभी भूलेंगे। प्रधानमंत्री ने वीर नायकों को किया नमन। कहा, मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है शहीदों का साहस। और दुबई में आज से शुरू होगा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप। ग्रुप बी के पहले मैच में सिंधु और प्रणय का कजाकिस्तान से होगा मुकाबला। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एएनआई को अगरतला में एक इंटरव्यू दिया। करीब 50 मिनट की बातचीत में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, उत्तर पूर्व के चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव, अडानी से जुड़े मसले समेत तमाम मसलों पर खुलकर बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि 2024 में मोदी जी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है, देश उनके साथ आगे बढ़ रहा है। 24 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है। और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि इसमें भाजपा के लिए कुछ छुपाने के लिए नहीं है और न ही किसी बात से डरने की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ही है। ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर गृह मंत्री ने कहा कि पीएफआई देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन था, जिसे कांग्रेस ने शहर दी, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी कमर तोड़ दी है। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर
इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े सबसे अच्छी स्थिति में हैं। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे करके 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर मोदी जी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है तो इसका यश भी उन्हें मिलना ही चाहिए। किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए। हमने हर राज्य को मौका दिया है। इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और आज समग्र भारत की विविधता का, अलग अलग हमारी संस्कृतियों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापस जाएगी। वहीं त्रिपुरा चुनाव पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। चलो पलटाई का नारा आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में होने वाले चुनावों में भाजपा अपनी सीटें बढ़ाएगी। अमित शाह राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का भी उन्होंने दावा किया। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व में बहुत विकास किया है और आगे भी पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का दूसरा दिन है आज और इसमें शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों का आज सम्मेलन भी हो रहा है, जिसकी मेजबानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि दुनिया की साझा समृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सभी देशों के बीच अधिक समन्वय की जरूरत है, जिनमें रक्षा और सुरक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। India offers an enhanced defense partnership to the friendly foreign nations. We offer a partnership that is accommodative
of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you. And we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for one and all. राजनाथ सिंह ने कहा कि देश हमेशा वैश्विक मुद्दों से निपटने में एक नियम आधारित आदेश और निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए खड़ा रहा है। India has always stood for a rule-based international order in which primordial instinct of the might being right is replaced by the civilizational concept of fairness, cooperation, respect, and equality amongst all sovereign nations, big or small. History has vindicated our approach time and again. The most recent example is the COVID-19 pandemic, which originated in one country and in no time it had a devastating impact on the whole world. But the global collaboration to counter this pandemic holds so much promise for the future. रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत क्षमता निर्माण में विश्वास रखता है ताकि देश अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी खुद की योजना बना सके। Collective security has become sine qua non for our development and prosperity. Terrorism, illegal arms trade, drugs smuggling, human trafficking, etc. pose significant security threats to the whole world. We consider all nations as equal partners. That is why we do not believe in imposing external supra-national solutions to a country's international problems. We do not believe in giving sermons or cut and dried solutions which do not respect the national values and constraints of the countries in need of assistance. Rather, we support the capacity building of our partner countries so that they may chart out their own destiny in accordance with their own genius. और पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है। 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सीआरपीएफ ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि तुम्हारी शौर्य गाथा सूर्य है, आसमान हो तुम, हमारा गर्व तुम हो, शान हो, अभिमान हो तुम। वहीं सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में स्थित शहीद स्मारक पर सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक सीआरपीएफ की 185 बटालियन कैंप में स्थापित किया गया है, जहां जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया था। स्मारक पर उन सभी 40 जवानों की तस्वीरों के साथ उनके नाम और सीआरपीएफ का ध्येय, वाक्य, सेवा और निष्ठा भी अंकित किया गया है। और आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए वीर नायकों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। रुक करते हैं त्रिपुरा का, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता डॉक्टर माणिक साहा ने टाउन बारडोली विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। माणिक साहा टाउन बारडोली सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता भाजपा को जिताकर फिर यहां पर भाजपा की सरकार बनाएगी। मेरा हमेशा ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहा, सबके घर जाऊं। समय के कारण ये संभव नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश किया और मैंने बहुत हद तक मैंने ये कवर किया। और आप यहाँ पर भी खुद देख रहे हैं, एक ही ये पालबारी है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये लोग सब बैठे हुए, कब 16 तारीख आएगा और वहाँ
कमल चिन्ह में वो अपना जो है दबाएगा अपना उंगली से, वो इसीलिए वेट कर रहे हैं सभी जगह। मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ये लोग चाहते हैं, तो इसीलिए आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर फिर से बनेंगे। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से नागालैंड और मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष आज एनडीए भाजपा और एनडीपीपी की एक संयुक्त रैली में भाग लेंगे। इस रैली में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री वाई पैटन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तेमजेन इमरा अलोंग मौजूद रहेंगे। वहीं मेघालय के लिए घोषणा पत्र 15 फरवरी को जारी किया जाएगा। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होना है, जबकि नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने सन्ना रेड्डी दयाकर रेड्डी को प्रकाशम नेल्लोर चित्तूर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया है। नगरूर राघवेंद्र को कडप्पा अनंतपुर कुरनूल स्नातक क्षेत्र और पीवीएन माधव रेड्डी को श्रीकाकुलम विजयनगरम विशाखापट्टनम स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भाजपा ने तेलंगाना विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया है। तेलंगाना में ए वेंकट नारायण रेड्डी को महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद शिक्षक स्नातक क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आदेश के 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर रहा है। स्वास्थ्य मेले में योग, टेलीपरामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रमणकारी रोगों की जांच और दवा वितरण, स्किल सेल रोग की जांच जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही साइक्लोथॉन साइकिल रैली भी निकाली गई। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली साइकिल रैली, यही इस अभियान का नाम है। और आज देश भर के 1,56,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर साइकिल रैली निकाली जा रही है और स्वास्थ्य मेला का भी आयोजन किया गया है, जहां पर योग के अलावा बाकी जो इवेंट होते हैं, खासतौर पर साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें। आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि वो किस तरीके से अपने जीवन में साइकिल को अपनाते हैं, हर दिन साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाना हमारी हेल्थ के लिए भी सही होता है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। साइकिल चलाने से हम हेल्दी भी रहते हैं, पोल्यूशन नेचर को भी कोई हार्म नहीं होता। साइकिल चलाना हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे हमारा वज़न कम होता है, एक माइंड फ्री होता है और हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का नया अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें रेगुलर साइकिल चलाना चाहिए, पोल्यूशन फ्री भी है और इससे हमारे बॉडी की एक्सरसाइज होती है। साइकिल रेगुलर चलाना चाहिए। साइकिल चलाने के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, कोई नुकसान नहीं है। इन्वायरमेंट भी सही रहेगा, आप भी सही रहोगे। हेल्थ को लेके अगर देखा जाए तो साइकिल से बॉडी को मतलब मेंटेन कर सकते हैं अपन। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को रूटीन में डालें। हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो रोज़ साइकिलिंग करनी चाहिए, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इस साइकिल रैली से हम हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि साइकिल चलाने से आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, कोई फ्यूल कंजम्पशन भी नहीं हो रहा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। साइकिल चलाना हमारे शरीर के स्वस्थ, फिट और सक्रिय रखने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक है। इसलिए हर दिन थोड़ा या बहुत ज़्यादा साइकिल जरूर चलाएं, क्योंकि साइकिल चलाने से ही आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद स्वागत है। कृषि विकास पर इंदौर में G20 कार्य समूह की बैठक चल रही है। आज इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3S का फॉर्मूला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विकास में ड्रोन की उपयोगिता को भी रेखांकित किया। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक आज दूसरा दिन है। G20 अध्यक्ष भारत के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। भारत की G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने इस मौके पर वैश्विक विकास को गति देने में डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि इसने वित्तीय समावेशन, सामाजिक सेवा, शासन सुगमता, सुरक्षा को बढ़ावा दिया है और साथ ही डिजिटल जगत में एकाधिकारवाद को रोकने में मदद की है। India's digital public infrastructure has been very transformational, and this is really a case study of what India has achieved. So the DPI model is based on the India stack, which ensures that every Indian has an identity. So 1.3 billion Indians have an identity. They all do fast payments because their identity is linked to their bank account and the mobile number is also linked to the bank account. And there is a third layer, which is the data layer, and this ensures that there is a data empowerment to the citizens. भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में डिजिटल तरीके से लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए उत्तरदायी है। The digital public good story is that government is responsible for giving public goods across education, health, many other things, but when it's given in a digital form, it's called digital public goods, and that is what India has tried to build up. What India has done is that it's used open source, open data, open artificial intelligence models, open APIs, open standards, open content. And this has made the Indian digital public infrastructure model as accessible, affordable, and totally interoperable. बाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी से शुरुआत करने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। आचार्य काशी के रहने वाले हैं। नियुक्ति के बाद लक्ष्मण आचार्य से डीडी न्यूज ने की खास बातचीत। साथ हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, जो काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं और अभी नामित किए गए हैं सिक्किम के राज्यपाल के रूप में। पहले तो डीडी न्यूज की तरफ से आपको बधाई, बहुत धन्यवाद। ये जिम्मेदारी जिसके लिए आप नामित किए गए, इसको आप कैसे देखते हैं और काशी क्षेत्र को कितना सम्मान इसमें दिखाई दे रहा है? मैं इस जिम्मेदारी देने के लिए देश के राष्ट्रपति महामहिम जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर और पर्यटन की अपार संभावनाओं से युक्त उस सिक्किम को एक जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं जो उसके अंदर तमाम संभावनाएं हैं और
यह सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर राज्यों पर कुछ विशेष ध्यान दे रखा है और आज उसी कारण तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और एक संवैधानिक दायित्व पर रह करके पूरी निष्ठा के साथ मैं सिक्किम राज्य की सेवा कर सकूं। बाबा विश्वनाथ से, माता अन्नपूर्णा से, मां मनसा देवी से यही मेरी प्रार्थना है। ये प्रधानमंत्री जी का काशी क्षेत्र है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण के बाद पर्यटन की संभावनाएं, धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं काशी में बढ़ी हैं। सिक्किम अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आपके जिम्मेदारी संभालने के बाद काशी और सिक्किम में पर्यटन की जो धारा है, जो संबंध है, उसमें निखार आएगा? निश्चित रूप से वहाँ की सरकार के साथ उसको सहयोग करना और एक चूँकि यह काम तो सरकार की नीतियाँ बनाती हैं विकास की और वो बन भी रही हैं। पूरा देश देख भी रहा है कि वो सिक्किम और सभी पूर्वोत्तर राज्य बहुत आज बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। काशी को जोड़ा है लक्ष्मण आचार्य जी के माध्यम से पूर्वोत्तर से, और पूर्वोत्तर जो अब इस सरकार में भारत का एक अंग दिखाई दे रहा है विकास करते हुए, उसी विकास की कड़ी में आचार्य जी काशी से सिक्किम पहुंच रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।